हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल हों, तो ऐसे केस में कैसे हम लोग किसी भी मिसिंग टर्म या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। आज उसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, m की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, जबकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हम लोगों को दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और m की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी ना, इस इक्वेशन को हम लोगों ने एक बार लिख लिया और एक बार इक्वेशन को लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं इसकी फॉर्म। क्या ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म में है? अगर हाँ तो फिर ए आइडेंटिफाई करो, बी आइडेंटिफाई करो और सी आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पर हम लोग देखें, इसको अगर ए पढ़ लें तो ये बना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब क्या निकालने की जरूरत है, ए बी और सी की वैल्यूज हम लोगों को निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं भाई। तो हियर ए कहने का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या है, 3m+1 है। तो ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 3m+1, ये ए की वैल्यू है। बी कितना है, बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या देख रहे हैं हम लोग, 11+m। तो यहाँ बी की जगह पे हम लोगों ने लिखा 11+m। और सी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है 9। तो अब हम लोगों के पास में देखो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। अब बोला गया है कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, सिंस लिखते हैं इस बात को, सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है आपस में इक्वल है। और अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था ऐसे केस में क्या रिलेशन होता है भाई। ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि भाई बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4ac। ठीक है, तो जब भी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसे केस में बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 4ac के बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोगों के पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यूज हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर क्या लिखोगे, 11+m। तो b की जगह पर रखा 11+m और b का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिखें। 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा, इनटू में a है तो a की जगह पर है 3m+1। ठीक है, और इनटू में c है तो c की जगह पे हम लोग रख देंगे 9। ठीक है, इधर फॉर्म देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर कहने का मतलब 11 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर होता है 121। बी स्क्वायर कहने का मतलब m का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग m स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब ये बन जाएगा 22m। इक्वल के इधर आ जाते हैं तो भाई 4 और 9 का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 9 जा, ये बन गया 36 और ब्रैकेट में क्या है 3m+1 एज इट इज हम लोगों ने रखा। एक बार फिर इसको सबसे पहले इस टर्म को लिख लीजिए m स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म 22m, फिर इसको लिख देते हैं 121 एंड दिस इक्वल टू, अब देखो ब्रैकेट के बाहर 36 है तो 36 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 36 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 3m के साथ में करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 108m। 36 का मल्टीप्लाई जब हम लोग +1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा +36। ठीक है, अब क्या करिए, इन दोनों टर्म्स को ना इस साइड में ट्रांसपोज कर दो। तो m स्क्वायर एज इट इज हम लोगों ने रखा, फिर उसके बाद में ये वाला टर्म यानी कि 22m, क्या करिए इसको ट्रांसपोज करके लेके आओ उसके साथ में। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 108m, फिर ये वाला टर्म रखते हैं भाई
121 अपने प्लेस पर है, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा और इक्वल के इधर तब क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो एम स्क्वायर फिर से हम लोगों ने रखा। अब हम लोग देख रहे हैं दिस इज 22m पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगाओ और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो मिलेगा 6 और 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8। तो इसका मतलब क्या मिला, यहाँ से 86m मिल जाता है। प्लस का साइन है और इसके साथ में 121 है और ये माइनस का है। ठीक है, तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगाइए और 121 में से 36 को माइनस कर दो। तो यहाँ 1 में से 6 माइनस नहीं होगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 5, यहाँ रह जाएगा 11। 11 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया, 85 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म बन रही है, अगेन इस फॉर्म को देखें तो भाई ये कैसी फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। और जब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर्स हम लोगों को चाहिए जिनका के प्रोडक्ट 85 हो और जिनका सम 86 हो। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 85 और 1 हो जाते हैं। माइनस का साइन है तो माइनस का 85 और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए भाई इसके प्लेस पर एम स्क्वायर एज इट इज, और इस माइनस 86m की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, माइनस का 85m माइनस का 1m प्लस 85 एंड दिस इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। अब इन दो टर्म्स को हम लोग देखें तो व्हाट इज कॉमन, आप कहेंगे m कॉमन है। जब m कॉमन ले लेंगे तो यहां से मिलेगा m माइनस 85। इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसका मतलब -1 कॉमन हुआ। जब इस टर्म में से -1 बाहर लिया तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाना है, यानी कि प्लस का m, और ये बन जाना है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का 85 इक्वल के इधर 0 एज इट इज हम लोगों ने रखा। अब हम लोगों के सामने देखो दो टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, आप कहेंगे 8m माइनस 85 कॉमन है। तो बचा क्या भाई, इस टर्म में बचेगा m और इस टर्म में बचेगा तब माइनस का 1 and this equal to 0. Now the product of two expressions is 0. ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो। तो आप कह सकते हैं या तो m माइनस 85 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर m माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर m माइनस 85 की वैल्यू 0 के बराबर है तो फिर उस केस में m की वैल्यू कितनी हुई भाई, इसको ट्रांसपोज कर दो, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो m की वैल्यू हो जाती है तब 85 और यहां से m की वैल्यू क्या निकल आती है, ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का 1, यानी कि m इक्वल टू 1 या फिर m इक्वल टू 85 इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, और फाइनल आंसर देने से पहले बस एक चीज चेक कर लेनी है कि जो वैल्यूज हम लोगों ने m की निकाली है या फिर k की निकाली है, बेसिकली उन वैल्यूज को जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाए। तो भाई m की जगह पे अगर हम लोग 85 रखेंगे तो क्या इसकी वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। m की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या 3m प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, नहीं होगी, इसका मतलब ये भी फिर आंसर हो सकता है। तो m के लिए दो वैल्यूज हो सकती है जो कि इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की जगह पर रख देने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकल के आएंगे तब वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया तो भाई ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मे बी इक्वल। तो हम लोगों को यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो फिर m की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ भी हम लोगों को m की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया और लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे क्या ये दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर है तो फिर ए बी और सी आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो इस फॉर्म में होने के लिए देखो तीन टर्म्स होने चाहिए, पहला टर्म क्वाड्रेटिक टर्म, दूसरा लीनियर टर्म और तीसरा कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज क्वाड्रेटिक टर्म,
ये वाला हो गया भाई लीनियर टर्म और ये हो गया कांस्टेंट टर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अब क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, ए की वैल्यू निकाल लेनी है, बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी भाई, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही बोलते हैं ए, तो ए कितना हुआ फिर इस केस में 4 माइनस एम। बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है 2m प्लस 4 हुआ। और जब सी की बात करें तो सी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 8m प्लस 1 है। तो अब हम लोगों के पास में देखो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की भी वैल्यू है। अब बोला क्या है, बोला गया है कि भाई इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, सिंस द रूट्स of the given quadratic equation are equal, शॉर्ट में लिख दिया सिंस द रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर इक्वल होता है तब 4ac के। अब हमारे पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है। ठीक है, तो इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो भाई बी की जगह पर रखेंगे 2m प्लस 4, रखिए यहाँ पर, तो 2m प्लस 4 और b का स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दें, इक्वल के इधर आ जाओ, 4 हम लोगों ने एज इट इज रखा और इस a की जगह पर a की वैल्यू जो कि कितनी है 4 माइनस m है, इनटू में c है तो c की जगह पर रख देते हैं 8m प्लस 1। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म कैसी बन रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म बन रही है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म में लाकर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 2m का स्क्वायर, जब 2m का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को 4m स्क्वायर, बी स्क्वायर कहने का मतलब 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो कि कितना होगा 16 होगा, और 2ab हम लोग निकालें तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 16m। ठीक है, 2 इंटू 2 का मतलब 4, इंटू में 4 हो जाएगा तो 16 और साथ में m है, बात समझ आती है। नाउ दिस इक्वल टू इस साइड में क्या है 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा। जब भी कभी इस तरीके की फॉर्म होती है ना जहां पे कि नंबर हो और दो एक्सप्रेशन और हो जहां पे कि वेरिएबल्स हो, तो ऐसे केस में क्या करो, ऐसे केस में इस नंबर को ना बाहर खड़ा रखो, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया करो। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, पहले हम लोग इनका मल्टीप्लाई करें, 4 को छेड़ो मत, इसको ऐसे ही बाहर खड़ा कर दीजिए ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने, 4 को यहाँ पर रोक दिया। अब हम लोग इस 4 को पकड़ेंगे क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो 4 का मल्टीप्लाई करें पहले 8m के साथ में, तो 4 अट्ठे 32 यानी कि तब मिला 32m। 4 का मल्टीप्लाई अब करोगे 1 के साथ में तो यहाँ से मिल जाएगा 4। अब 4 का काम हो गया खत्म, तो अब किसको लेना है माइनस m को, माइनस m का मल्टीप्लाई 8m के साथ में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और ये बन जाएगा माइनस का 8m स्क्वायर, माइनस m का मल्टीप्लाई जब प्लस 1 के साथ में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का m। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब जरा बताओ दोनों साइड्स में मिला के कितने टर्म्स हैं, तो आपका जवाब होगा भाई एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, क्योंकि यहाँ पे 4 इंटू में है इस ब्रैकेट के साथ में, तो जब तक ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो जाता ये सिंगल टर्म होगा। अब अगर 4 टर्म्स हैं तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सारे के सारे 4 टर्म्स में 4 एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या करिए इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड कर दो, तो थोड़ा सा आसान फॉर्म बन जाएगी। जब 4 से इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो आप इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 4 मिलेगा, 4 से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4m, और इस टर्म को जब 4 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तब क्या बचेगा, तब बचेगा माइनस का 8m स्क्वायर, सबसे पहले इसी को लिख दो माइनस का 8m स्क्वायर। अच्छा 32m ये है और माइनस का m ये है, तो 32m में से m माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 31m, साथ में प्लस का 4। ठीक है, तो ये फॉर्म हम लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। अब क्या करिए इन तीनों के तीनों टर्म्स को कर दो इधर ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ये वाला टर्म हम लोगों ने लिखा तो m स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आ जाएगा यानी कि 8m स्क्वायर, फिर इस टर्म को लिखो तो ये है क्या 4m है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 31m बन जाएगा,
प्लस का 4 इधर भी है, प्लस का 4 इधर भी है, और कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये तो आपस में हो गए कैंसिल। तब इधर क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, जीरो। करेक्ट है भाई, इन दोनों को कर देते हैं प्लस, तो एम स्क्वायर और 8m स्क्वायर कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे बन जाएगा 9m स्क्वायर। 4m प्लस का है, माइनस का 31m, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो भाई माइनस का बचेगा कितना, तब बचेगा यहाँ पर 27m एंड दिस इक्वल टू 0। हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, हम लोगों को तो m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है क्या, तो आपका जवाब होगा यस, 9 यहाँ भी और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, m यहाँ भी और m यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, 9m कॉमन है। जब 9m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा m, और यहाँ पे तब रहेगा क्या 3 एंड दिस इक्वल टू 0। अब सबसे पहले 9 को ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, या फिर कह दो कि 9 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहा है। जब 9 से दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड में क्या बचेगा m, और इन टू में m माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब दो एक्सप्रेशंस हम लोगों के सामने, और इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो है। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक जीरो हो, तब कह सकते हैं या तो भैया m की वैल्यू जीरो के बराबर है, या फिर m माइनस 3 की वैल्यू जीरो के बराबर है। तो यहाँ से तो भाई m की वैल्यू हम लोगों को मिली जीरो, और जब इस रिलेशन पर आए तो m माइनस 3 की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो इस तरीके से m किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज कर देते हैं इसको, तो प्लस का 3। तो m के लिए देखो हम लोगों के सामने दो वैल्यूज आती हैं, m या तो 0 के बराबर है या फिर m 3 के बराबर है। लेकिन फाइनल आंसर देने से पहले क्या करना होता है भाई, चेक कर लेना होता है कि m की जगह पे m की वैल्यू रख देने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहीं 0 तो नहीं हो रहा। तो अगर m की जगह पे 0 रख देंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। m की जगह पर यहाँ पर मिला हम लोगों को 3, और इस इक्वेशन में यहाँ x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पर m की वैल्यू 3 रख दें तो 4 माइनस 3 का मतलब 1 होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी m की जगह पर 3 रख देने पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो भाई ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्या, सो दिस इम्प्लाइज के m इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर m इक्वल टू 3 हो सकता है, और दोनों ही वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इक्वल रूट्स लेकर आएंगी, ठीक है। तो ये आंसर हुआ, आई थिंक समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया तो चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, इफ द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस m स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, और अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो प्रूव करिए कि सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो किसके बराबर होगी, ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर के इक्वल होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और ऐसा शो कर देते हैं। भाई सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी एज इट इज हम लोगों ने इसको पुट कर दिया। तो सबसे पहले भाई हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी ना उसको एज इट इज हम लोगों ने लिख लिया। अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो एग्जैक्टली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है या फिर नहीं है। नहीं है तो इस फॉर्म में पहले लेकर आओ, और जब इस फॉर्म में आ जाए तो ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करो। पॉइंट समझ आ रहा है, तो भाई चेक करो। जब हम लोग इस फॉर्म की बात करते हैं तो कितने टर्म्स होते हैं इस फॉर्म में, 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो एक टर्म हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, और एक टर्म यहाँ, तो 4 टर्म्स है भाई। यहाँ पे एक टर्म है क्वाड्रेटिक टर्म, फिर उसके बाद में लीनियर, और तीसरा होता है कांस्टेंट टर्म। तो चलिए क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला टर्म कौन सा हो गया, लीनियर। इसका मतलब ये दोनों जो टर्म्स है ना इनको एक टर्म बना दो, और एक टर्म कैसे बना सकते हैं, दोनों को एक ब्रैकेट में रख दें, तो हमारे लिए ये बन गया कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। और जैसे ही हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्म बन जाएगी कैसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी।
अब इतना करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ए कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल लेटर क्यों लिया है, क्योंकि भाई इस इक्वेशन के अंदर ए ऑलरेडी है स्मॉल। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोगों ने इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। किसको रिप्रेजेंट किया है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो। तो एक्स स्क्वायर के अलावा क्या दिख रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हुई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब निकालेंगे बी की वैल्यू, बी का मतलब x का कोफिशिएंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कहने का मतलब x के अलावा इस टर्म में जो कुछ है वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x के अलावा क्या दिख रहा है, 2mc, तो b की वैल्यू आ गई 2mc। और c कहने का मतलब कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं, अभी तक सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, ए की वैल्यू फाइंड करी है, बी की वैल्यू आइडेंटिफाई करी है, और सी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो सिंस द रूट्स आर इक्वल, और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हों तो फिर क्या कह सकते हैं, तब कह सकते हैं भाई ऐसे में जो बी स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, 4ac के इक्वल होता है। किस केस में, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर 4ac के बराबर होता है। अब हमारे पास में ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू है, तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, बी स्क्वायर, तो b की जगह पर रखेंगे 2mc, तो 2mc हम लोगों ने रखा, और b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या है, 4 एज इट इज रखिए, a की जगह पर रखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, और c है, c की जगह पर रख देंगे भाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट है भाई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2mc का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, m का स्क्वायर करने पे मिलेगा m स्क्वायर, और c का स्क्वायर करने पे मिलेगा c स्क्वायर। इस साइड में 4 को छेड़ना नहीं है, क्या करना होता है, अगर हम लोगों को तीन टर्म्स ऐसे दिख रहे हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको मत छेड़िए, इसको एज इट इज बाहर खड़ा कर दीजिए और सिंपली इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 को पकड़ लिया, तो 1 का मल्टीप्लाई जब सी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर। 1 का मल्टीप्लाई जब हम लोग माइनस ए के साथ में करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर। अब एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर के साथ में करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, यहाँ पे हम लोग देखें तो दोनों साइड्स में कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, अभी 2 टर्म्स हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म है, और इधर भी एक सिंगल टर्म है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 इधर भी इस टर्म का फैक्टर है, और इस टर्म का भी एक फैक्टर क्या है, 4, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, या फिर ऐसा कह दो कि दोनों साइड्स को आपने 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, तब हम लोगों को एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, ओपन कर दीजिए भाई, तो यहाँ पे बचा सी स्क्वायर, फिर ये क्या है माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने एज इट इज ओपन करके ब्रैकेट को लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं भाई यहाँ पे इक्वल है, और इक्वल के इस साइड में भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है, और इक्वल के इस साइड में भी एम स्क्वायर सी स्क्वायर है। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम नंबर हो, सेम साइन का हो, तो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस साइड में तब क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा 0, इस साइड में फिर क्या रहेगा सी स्क्वायर, ये वाला टर्म है माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ से रहेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग आते हैं प्रूफ की कंडीशन पर। तो ये चीज हम लोगों को चाहिए, और जब ये चीज चाहिए तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक साइड में अकेला क्या है, सी स्क्वायर है। ठीक है, सी स्क्वायर हम लोगों को यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और सी स्क्वायर अकेला एक तरफ होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को करते हैं इस साइड में ट्रांसपोज। ठीक है, इसको लिखिए सबसे पहले,
तो सी स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रोक लिया इसी साइड में, और जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाना है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस का ए स्क्वायर। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है। चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या बचेगा, वन, प्लस का साइन है रखिए। इस टर्म में से ए स्क्वायर तो गया बाहर, तब यहाँ पे क्या रहने वाला है, एम स्क्वायर रहने वाला है, और इस साइड में क्या है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू में वन प्लस एम स्क्वायर। और यही चीज देखिए हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने शो कर दी। हम लोगों को बोला गया था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये चीज लेकर आओ, और वो चीज हम लोग लेकर आ गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोगों को बढ़िया से समझ आ गया होगा कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। समझ आ गया तो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। इसमें दिया है हम लोगों को, द इक्वेशन दिस has equal roots then show that a upon b equal to c upon d। तो भाई फिर से हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं अगर वो आपस में इक्वल है तो शो करिए कि a अपॉन b किसके बराबर होगा, c अपॉन d के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसा शो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, और एज इट इज लिखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, फोर टर्म्स हैं, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में थ्री टर्म्स होना चाहिए। एक होना चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म, ऑलरेडी यहाँ पर है। दूसरा होना चाहिए लीनियर टर्म, चलिए वो भी यहाँ पर है। और तीसरा होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे दो टर्म्स देखने को मिल रहे हैं। क्या करिए, इसको एक टर्म बना दीजिए। कैसे बना सकते हो, इसको एक ब्रैकेट में रख के। अब ये एग्जैक्टली फॉर्म बन गई कैसी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी। ठीक है, तो जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है तो अब आपको क्या निकाल लेना है, आपको निकाल लेनी है ए की वैल्यू। कैपिटल ए से दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ए यहाँ पर है, बी भी है और सी भी है, तो कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। तो ए की वैल्यू, ए कहने का मतलब क्या होता है, ए कहने का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और एक्स स्क्वायर के अलावा क्या है, आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। फिर निकालो बी की वैल्यू, बी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के अलावा जो कुछ है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, और साइन इंक्लूडेड होता है कोफिशिएंट के केस में। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी टी। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और C का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब हम लोगों के पास में A की वैल्यू है, B की वैल्यू है और C की भी वैल्यू है। बोला गया है कि भाई इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है। इस बात को मेंशन करते हैं, सिंस द रूट्स आर इक्वल। और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है भाई, इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि बी स्क्वायर तब ऐसे में किसके बराबर होता है, 4ac के बराबर होता है। ठीक है, बी हम लोगों के सामने है, ए हम लोगों के सामने है और सी हम लोगों के सामने है। तो ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ से यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे क्या रखोगे, बी की जगह पे रखोगे माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस बी डी और इसका होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। इस साइड में आया तो 4 एज इट इज हम लोगों ने रखा, एक ही जगह पे रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में रखना है। तो ये रख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनटू में सी है और सी की जगह पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो इसको भी ब्रैकेट में रखिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब कर लेते हैं भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हम लोग आए तो भाई एक नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब इस माइनस की टेंशन हो गई खत्म। ठीक है,
अब यहाँ पे नंबर क्या है 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4, फिर एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC प्लस BD और इसका होल स्क्वायर इक्वल के इधर आ जाए तो 4 एज इट इज हम लोगों ने रख दिया और यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशंस का कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 हम लोगों ने एज इट इज रखा और जब ए स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट के साथ में तो सबसे पहले सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई डी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर मिला। अब बारी है किसकी बी स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो सी स्क्वायर के साथ में तो यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब डी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो फिर लिख सकते हैं बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल के इधर उधर हम लोग देखें तो 4 इधर भी एज अ फैक्टर है, इधर भी एक 4 एज अ फैक्टर है। ठीक है, तो ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं भाई, a स्क्वायर कहने का मतलब ac का स्क्वायर और ac का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर c स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब bd का स्क्वायर और bd का स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर d स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होना चाहिए। जरा इधर समझ लो तो 2 a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है ac और b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है bd। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो इसको लिख सकते हैं 2abcd। आई थिंक कोई डाउट नहीं भाई, रख दीजिए इसके प्लेस पे, तो आपने रख दिया 2abcd। ठीक है, तो एक्सपेंड कर दिया हम लोगों ने। अब इस साइड में आ जाओ, इसको एज इट इज लिख दो। सबसे पहले क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर डी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर है। अब चेक करो क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों साइड्स में सेम है, अगर है तो भाई कैंसिल हो जाएगा, अगर सेम साइन का होगा तो। यहाँ देखें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल के इस साइड में भी है और इक्वल के इस साइड में देखें तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखें तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर है और बी स्क्वायर डी स्क्वायर इधर देखो तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है 2abcd एंड दिस इक्वल टू इस साइड में क्या, इस साइड में है ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ रही हैं सारी की सारी, कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो अब जरा ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि अब थोड़ा सा डाउट हो सकता है। भाई अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो टर्म है ना इसको हम लोग इधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड में दो टर्म्स है एज इट इज रख देते हैं और जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब हुआ 0। ये वाला टर्म एज इट इज रखिए, तो आपने रख दिया इसको ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिख देते हैं तो ये है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो माइनस का 2abcd लिख दिया इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा काम करते हैं, इधर तो 0 है एज इट इज हम लोगों ने रखा, इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग ad का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ फॉर्म चेंज करिए हम लोगों ने, और इस टर्म की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं bc का होल स्क्वायर। और यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ad है और यहाँ पर bc है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 एज इट इज हम लोगों ने रखा और ABCD की जगह पे अगर हम लोग इसको AD इंटू BC रख दें तो अभी भी क्या है, ये ABCD है, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हम लोगों को 2ABCD मिल जाएगा। हम लोगों ने ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं करी लेकिन एक फॉर्म बना दी, और फॉर्म कैसी बन रही है, अगर इसको A पढ़े तो ये बना A स्क्वायर, इसको B पढ़ ले तो ये बन गया B स्क्वायर, तब बना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB तो एक्सपेंशन होता है किसका, A माइनस B के होल स्क्वायर का। तो A की जगह पर क्या है, A की जगह पर है AD माइनस B की जगह पर क्या है, तो आप कहेंगे BC है।
तो भाई ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इन तीनों टर्म्स की जगह पर। और इस साइड में क्या है, इस साइड में है जीरो। देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको लेफ्ट में लिख देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इससे चीजें को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो ये वाली साइड हम लोगों ने इधर लिख दी, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, जीरो के बराबर हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हटेगा कब, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या निकल कर बाहर आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी। और जीरो का स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई सभी जीरो ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्या करिए, इस टर्म को कर दो इधर ट्रांसपोज। तो आप कह सकते हैं कि भाई तब ए डी किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर। नेगेटिव था, ट्रांसपोज कर दिया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब आ जाओ जरा प्रूफ की कंडीशन पर। जब प्रूफ की कंडीशन को हम लोग देखें तो भाई यहाँ पे क्या है, ए के नीचे बी है और सी के नीचे डी है। तो आप क्या करो, ए को तो इधर ही रोको, डी को हटाओ, डी को ट्रांसपोज कर दो। तो डी क्योंकि ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ट्रांसपोज करेंगे तो बाई सब डिवीजन में जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को सी ऊपर चाहिए, बी नहीं चाहिए, तो बी को इधर ट्रांसपोज कर दें और बी क्योंकि सी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पर डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं तब हम लोग ए और अपॉन में आ जाएगा कौन, बी। तो ए अपॉन बी इक्वल टू, देखो सी इधर ही रोका हुआ है तो ये अपने प्लेस पर है तो सी एज इट इज रखा और डी को ट्रांसपोज किया है तो डिवीजन में चला गया। तो भाई यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला था कि ए बी इज इक्वल टू वॉट, सी डी। यही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल हैं तो फिर ए अपॉन बी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन डी के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया है, बढ़िया से समझ आ गया है। अगर आ गया है तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है तो फिर बताइए k की वैल्यू क्या होगी। तो k हम लोग देख रहे हैं ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इस k की हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी होती है एक बार इसको एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। अब लिखने के बाद हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, हम लोग चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसकी फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी फॉर्म की है। ये फॉर्म कहने का मतलब थ्री टर्म्स होने चाहिए, पहला क्वाड्रेटिक, दूसरा लीनियर और तीसरा कांस्टेंट। अब जब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हम लोगों को क्वाड्रेटिक टर्म देखने को मिल रहा है। ये वाला कौन सा टर्म हुआ, देखो एक्स इसके अंदर है तो इसका मतलब ये लीनियर टर्म है और ये क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करें, अगर ऐसी फॉर्म हम लोगों को चाहिए तो इस टर्म को पहले कर दो और इस टर्म को बाद में कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रखा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद ये वाला टर्म रखें तो माइनस का 2 एज इट इज और x को ना बाद में रख देते हैं, इस फैक्टर को पहले रख देते हैं। तो 1 प्लस 3k और इनटू में कर दिया हम लोगों ने x, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, a इंटू बी को b इंटू ए लिख दिया बस हम लोगों ने। ठीक है, फिर ये वाला टर्म लिख दो, तो प्लस का 7 इंटू में क्या है 3 प्लस 2k और इक्वल के इधर 0 है। अब हम लोग इस फॉर्म को देखें तो देखो तीन टर्म्स हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक टर्म है, अब ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। जब हम लोगों के सामने तीनों टर्म्स अवेलेबल है तो अब क्या करेंगे, ए आइडेंटिफाई करेंगे, बी आइडेंटिफाई करेंगे और सी आइडेंटिफाई करेंगे। तो लिखिए यहाँ पर हियर ए कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा होता है, तो ए का मतलब हुआ 1, बी का मतलब हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट, तो x के अलावा यहाँ पर जो कुछ है वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x के अलावा क्या दिख रहा है, आप कहेंगे माइनस का 2, 1 प्लस 3k इंटू में। ठीक है, और c का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 7 इंटू में 3 प्लस 2k। ठीक है, तो अब हमारे पास में a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है। अब क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल है तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, पहले लिख देते हैं सिंस द
रूट्स आर, सिंस द रूट्स आर इक्वल, और अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल होते हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ac के। अब a की वैल्यू है, b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, तो इन वैल्यूज को भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले बी स्क्वायर दिख रहा है तो b की जगह पे रखो क्या, -2 इंटू में 1 + 3k, ठीक है। और b का स्क्वायर होता है तो इसको ब्रैकेट में रखिए, इसका कर दीजिए स्क्वायर। इस साइड में 4 एज इट इज रखा, a की जगह पे क्या है 1 है तो 4 इंटू में रखा 1, और c की जगह पे हम लोग रखेंगे c की वैल्यू जो कि कितनी है 7 इंटू में 3 + 2k, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया है। सिंपली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज हम लोगों ने पुट करी है। अब वैल्यूज पुट कर दी है तो अब करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव नंबर बन रहा है, और एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब पॉजिटिव होगा, मतलब इस माइनस की हो गई टेंशन खत्म। फिर उसके बाद में क्या है 2 है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 4, फिर क्या एक ब्रैकेट है, और जब ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3k इन अ ब्रैकेट और इसका स्क्वायर इक्वल के इधर आ जाए तो 4 इंटू 1 इंटू 7 है। आप ऐसे करो 4 को ऐसे ही रखो, और 1 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ 7, और फिर इंटू में 3 + 2k एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। इक्वल के इधर उधर देखें तो कितने कितने टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, और इस टर्म में देखो 4 एक फैक्टर है, इस टर्म में भी 4 एक फैक्टर है, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा है 1 + 3k और इसका होल स्क्वायर। इस साइड में आ जाए तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 7 है, और ब्रैकेट के बाहर अगर 7 है तो 7 क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को करेगा मल्टीप्लाई। तो अब 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बन जाएगा 21, 7 का मल्टीप्लाई 2k के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 7 2 जा 14k, ठीक है। इधर जो फॉर्म बन रही है वो a + b के होल स्क्वायर जैसी है, तो भाई एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस में बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ 3k का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर, प्लस का 2ab जैसी फॉर्म होनी चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म के लिए क्या मिलेगा हम लोगों को 6k, इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है 21 और प्लस में है 14k। क्या करिए इन दोनों टर्म्स को भी इधर लेकर चले जाओ, तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखो तो आपने लिख दिया इसको 9k स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज हम लोगों ने रखा 6k, इसके साथ इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, प्लस का है तो ये माइनस में आएगा तो माइनस का 14k एज इट इज रखा, फिर बारी है इसकी तो 1 एज इट इज अपने प्लेस पर है, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का 21 इक्वल के इधर तब क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 0, ठीक है। तो 9k स्क्वायर फिर से हम लोगों ने रख दिया, प्लस का 6k है माइनस का 14k है, तो नेगेटिव बढ़ा है, नेगेटिव का साइन लगाइए, ठीक है। तो बचेगा क्या तब माइनस का 8k। आई थिंक चीजें क्लियर है यहाँ तक। प्लस का 1 माइनस का 21, तो यहाँ से मिलेगा माइनस का 20 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो अपने आप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी है, और अगर हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके k की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो जब फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या करते हैं, ऐसे में जो k स्क्वायर है ना इसका कोफिशिएंट देखो कितना है 9 है, तो इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म यानी कि -20 के साथ करेंगे, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट मिला माइनस का 180, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है भाई, इस 180 को फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद में दो फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। 180 को फैक्टराइज करें तो 2 से डिवाइड होगा 90 टाइम्स, 2 से हो जाएगा 45, फिर होगा 3 से 15 टाइम्स, 3 से फिर से हो जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से होगा 1 टाइम। इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर्स बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करने हैं, सच दैट कि क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में भाई यहाँ पे दो पार्ट्स करो सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करने पे क्या आ जाए, के साथ लिखा गया नंबर 8 आ जाए। इस साइन से कोई लेना देना अभी हम लोगों को नहीं है।
ठीक है, तो 8 कैसे आ सकता है, बनाओ जरा कॉम्बिनेशन। तो देखो एक फैक्टर तो हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है 5 2 जा 10, और दूसरा फैक्टर क्या हुआ 3 3 जा 9 2 जा 18, और 18 में से अगर हम लोग 10 को माइनस कर दें तो 8 आ जाएगा। और वेरिएबल क्या है, के है, तो भैया के का मल्टीप्लाई सब जगह पर कर दें तो 8 के को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 18 के माइनस 10 के से। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो 9 k² एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन होता है तो बस ब्रैकेट लगा देना होता है। और अब इस 8k की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे 18k माइनस 10k लिख सकते हैं। फिर माइनस का 20 एज इट इज एंड इक्वल के इधर 0 है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 9k² माइनस का 18k, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो प्लस का 10k माइनस का 20 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में देखें तो आप कहेंगे 9k कॉमन है। जब 9k कॉमन ले लिया तो k बचा, और यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलेगा 2। जब इन दो टर्म्स की बात करें तो 10 कॉमन दिख रहा है तो आपने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा k, और यहाँ इस टर्म में बचेगा तब माइनस का 2। ठीक है, अगेन देखें तो व्हाट इज कॉमन, k माइनस 2 कॉमन है, तब क्या बचेगा यहाँ पर 9k प्लस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो। तो आप कह सकते हैं या तो k माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर 9k प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर k माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है तो k कितना आ गया, 2 निकल कर आ जाता है। और अगर 9k प्लस 10 की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब 9k की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 10, और इस तरीके से k की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 10/9। तो k के लिए देखिए हम लोगों ने दो वैल्यूज फाइंड करी हैं, लेकिन फाइनल आंसर देने से पहले चेक कर लेते हैं कि भाई k की जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाली हैं अगर उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं x² का कोफिशिएंट 0 हो रहा है। तो x² का तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है। k रख देने पर, k की वैल्यू कुछ भी रख देने पे क्या कभी x² का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता तो इसका मतलब k की ये भी वैल्यू हो सकती है, और ये भी आंसर k के लिए सही है। ठीक है, सो देयरफॉर k इक्वल टू 2 एंड क्या होगा, माइनस का 10/9। तो ये है भाई आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया है तो चलते हैं भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझना बनता है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस c। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसको कि हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपस में इक्वल हैं, और अगर रूट्स आपस में इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि तब उस केस में 2b की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a प्लस c के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा प्रूव करते हैं। सबसे पहला काम क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। और एज इट इज लिखने के बाद हम लोग क्या चेक करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो इक्वेशन हम लोगों के सामने है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या उसकी फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 जैसी है या फिर नहीं है। तो हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो अब तीन चीजें हम लोग निकाल लेते हैं, क्या, ए बी और सी की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन के बेसिस पे कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल लेटर लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी और सी ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कैपिटल ए कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो आप कहेंगे b माइनस सी है।
बी की वैल्यू निकालो, बी का मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर क्या है सी माइनस ए है। और अब अगर हम लोग सी की वैल्यू निकालें तो सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जो कि यहाँ पर क्या है ए माइनस बी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की भी वैल्यू हम लोगों के पास में है। और बोला गया है कि भाई दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपस में इक्वल है, सो देयरफॉर बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए भाई, ये इक्वल होना चाहिए 4ac के। अब a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारे पास में, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं बी स्क्वायर लिखा है, तो b की जगह पे आप क्या लिख सकते हो c माइनस ए, ठीक है, रखो। तो c माइनस ए और b का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, दिस इक्वल टू 4 एज इट इज। a की जगह पर a की वैल्यू जो कि कितनी देख पा रहे हैं b माइनस सी है, ठीक है। और c की जगह पर रख देंगे हम लोग a माइनस बी। अब कर लेते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो c माइनस ए का होल स्क्वायर है, दिस इज लुकिंग लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर चाहिए, a की जगह पर c है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनाएगा c स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, बी की जगह पे ए है तो इसका स्क्वायर करने पे मिलेगा ए स्क्वायर, माइनस का 2ab कहने का मतलब हुआ 2 इंटू में ए इंटू में सी, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर से और इसको इस तरीके से लिख दिया हम लोगों ने। 4 सबसे पहले एज इट इज रखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और इन दोनों टर्म्स का करो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो b का मल्टीप्लाई जब आप a में करेंगे तो आप इसको लिखेंगे ए बी, जब b का मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस का बी स्क्वायर। अब बारी सी की है, तो माइनस सी का मल्टीप्लाई जब a के साथ में करेंगे तो माइनस का ए सी, और माइनस सी का मल्टीप्लाई जब माइनस बी के साथ में करेंगे तो प्लस का बी सी बन जाएगा। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें क्लियर हो पा रही हैं, ठीक है। तो अब इस साइड के जितने भी तीन टर्म्स है एज इट इज लिख दो इनको पहले। तो सी स्क्वायर लिखा आपने, फिर उसके बाद में ए स्क्वायर, फिर माइनस का 2ac लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाहर हम लोग देखें तो 4 खड़ा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है तो वो जितने भी टर्म्स है ना सबको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई ए बी के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 4ab। 4 का मल्टीप्लाई अब माइनस बी स्क्वायर के साथ में होगा तो माइनस का 4b स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई माइनस ए सी के साथ में होगा तो माइनस का 4ac, और जब 4 का मल्टीप्लाई बी सी के साथ में करेंगे तो प्लस का 4bc हो गया, ठीक है। क्या करना है, यहाँ जितने भी टर्म्स हैं इस साइड में सबको ट्रांसपोज कर देना है इस साइड में, ठीक है। सबसे पहले लिख लो ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म है क्या भाई, ए स्क्वायर हम लोगों ने लिखा। फिर उसके बाद इसको ट्रांसपोज करके लेके आ जाओ, नेगेटिव है ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 4b स्क्वायर। फिर लिखो भाई ये वाला टर्म, तो प्लस का c स्क्वायर, करेक्ट है। फिर उसके बाद में आप ये वाला टर्म लिख लो, जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 4ab, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला टर्म लिख देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा तो माइनस का 4bc बना। फिर उसके बाद इस टर्म को लिख देते हैं तो माइनस का 2ac, और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस का 4ac लिखना होगा ट्रांसपोज करने पर, और तब इस साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। एक बार इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर एज इट इज रखा, 4b स्क्वायर हम लोगों ने लिख दिया, प्लस का सी स्क्वायर लिखा, माइनस का 4ab, फिर माइनस का 4bc, और माइनस 2ac प्लस 4ac कितना हुआ, तो आप कहेंगे ये बना प्लस का 2ac, एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों को जो यहाँ पे फॉर्म दिख रही है, क्या इस फॉर्म को देख के कोई आइडेंटिटी याद आती है? एक आइडेंटिटी आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ भाई। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca।
तो ये एक्सपेंशन होता है किसका, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है। और इसके एक्सपेंशन में देखो तीन टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं, बाकी के तीन टर्म्स के अंदर टू वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है। तो यही चीज देखो हम लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो तीन टर्म्स हैं काफी हद तक स्क्वायर्ड फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी के तीन टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये टू वेरिएबल्स के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो तीन टर्म्स है क्वाड्रेटिक फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो भाई काफी हद तक फॉर्म है बट एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है। क्या डिफरेंस है भाई, यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर सारे के सारे टर्म्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दो टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव है। अच्छा ये जो दो टर्म्स नेगेटिव है ना, कब कब नेगेटिव है भाई साहब, ये वाला जो टर्म है इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है, ए और बी है, मींस जब ए और बी एक साथ हैं तो टर्म नेगेटिव है। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वेरिएबल्स बी और सी है, तो जब बी और सी एक साथ चल रहे हैं तो टर्म नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो बी टर्म है ना ये कैसा होगा, ये होगा नेगेटिव। ये बात समझ आ गई। तो आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो दो टर्म्स नेगेटिव आ रहे हैं ना वो किसकी वजह से आ रहा है, वो बी के नेगेटिव होने की वजह से आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इस फॉर्म पर काम करेंगे, इसको एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे और जैसे ही ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म में आ जाएगी तो इसकी जगह पे इसको फैक्टराइज करके ये फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज करने जा रहे हैं, करो भाई इसको। सबसे पहले ये वाला टर्म है, इसको हम लोगों ने लिख दिया एज इट इज इस तरीके से, ये 4b² है। और अभी भी आइडेंटिफाई किया ना बी कैसा टर्म है, नेगेटिव टर्म है। और इसको स्क्वायर्ड फॉर्म में अगर हम लोगों को लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव और 2b का स्क्वायर कर दोगे तो 4b² मिल जाएगा। फिर थर्ड टर्म c² है, इसको ऐसे लिख दो, c लिखा ब्रैकेट में और इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद ना फॉर्मूले से चलो, फिर यहां से नहीं चलना है, फॉर्मूले से चलो। तो अगला जो टर्म है वो कैसी फॉर्म का होना चाहिए, 2ab जैसी फॉर्म का। तो आपने रखा 2, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए ही है, और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है माइनस का 2b। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने पे चेक करो कि क्या हम लोगों को एग्जैक्टली ये देखने को मिल रहा है। तो भाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी, यानी कि माइनस का 4ab, बिल्कुल यही चीज यहाँ पर है। और इसको हम लोगों ने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया फॉर्म बनाने के लिए। फिर होना चाहिए प्लस का 2bc, तो b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है माइनस का 2b, c की जगह पर c ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली हम लोगों को ये मिल रहा है। फिर अगला टर्म होता है कैसी फॉर्म का, 2ca जैसी फॉर्म का, तो 2 रखा, c की जगह पर यहाँ पर c है और a की जगह पर a है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 2ac ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं किया, एज इट इज जो वैल्यूज हैं वही निकल कर आएंगी, सिर्फ हम लोगों ने फॉर्म चेंज कर दी है, राइट। और अब जो फॉर्म हमारे सामने निकल कर आई एग्जैक्टली कैसी फॉर्म है, इसको a पढ़ो, इसको b पढ़ो और इसको c पढ़ो, तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फैक्टराइजेशन कैसी फॉर्म का होगा, a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म का। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो, a प्लस b की जगह पर क्या है माइनस का 2b, प्लस c की जगह पर c ही है और इसका होल स्क्वायर, और इक्वल के इधर देखें तो 0 है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते तो बन गया a प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का 2b प्लस c और इसका होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 0। हम लोग क्या करें भाई, इस स्क्वायर को हटाना चाह रहे हैं तो क्या किया जाए, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड्स का लेते हैं स्क्वायर रूट। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तब क्या मिलेगा, a माइनस 2b प्लस c एंड दिस इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट भाई 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब क्या करिए, सिर्फ इस टर्म को कर दो इधर ट्रांसपोज, तब इधर क्या बचेगा, तब बचेगा a प्लस c
और इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो प्लस में चला जाएगा 2b। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि 2b की वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस सी के बराबर होगी। ठीक है, देखिए जरा कंडीशन यही है ना, एग्जैक्टली हम लोग लेकर आ गए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि b की वैल्यू a प्लस सी अपॉन 2 के बराबर है, तो बस क्या करना है, इस 2 को और ट्रांसपोज कर देना है। तो आप कह सकते हो b इक्वल टू वॉट, a प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो कभी कभी प्रूफ की कंडीशन में ये चीज दे दी जाती है प्रूफ करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देना भर होता है। राइट, तो आई थिंक आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जब हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए और बोला जाए कि उस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है आपस में इक्वल है, तो उसके बेसिस पे अगर हम लोगों को मिसिंग टर्म निकालना है या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे टैकल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप कल की क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।